नेक्स्ट है मेघा गोयल। मेघा गोयल, मेघा फोन करें। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते मेघा जी। आपने बीटेक किया है? यस सर। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, 91%, 74%, 81%, वेरी गुड। यस, थैंक यू सर। आईआईटी अलवर से किया है? जी सर। और अभी सर्विस नहीं कर रही है आप, है ना? जी सर। हाँ, तो अब आरएस बन जाएंगी ना? अच्छा है, नहीं सर्विस नहीं कर रही तो अब आरएस बनेगी सीधी, डायरेक्ट, है ना? सर आप शुभकामनाएं दीजिए। हाँ, शुभकामनाएं देने के लिए आपको पहली बात तो ये बतानी पड़ेगी, ये बीटेक होता क्या है? सर बीटेक का मतलब है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब आप बैचलर टेक्नोलॉजी। शब्द का क्या अर्थ है? बैचलर क्या होता है? बैचलर शब्द का क्या अर्थ है? सर बैचलर ये एक डिग्री को रिप्रेजेंट करता है कि आप इस क्षेत्र में आपने एक डिग्री ली हुई है जो कि आपके क्वालिफिकेशन को दर्शाता है, एक लेवल तक के ज्ञान को दर्शाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये अपने एक मैथमेटिशियन हुए हैं जिन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में काफी जानकारी, पहली जानकारियां दी। सर जहाँ तक मैं ध्यान कर पा रही हूँ वरा मिहिर जी हुए हैं। बहुत पीछे चले गई आप। वैदिक मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है 11वीं क्लास में? ये सर मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ अभी। वैदिक गणित तो पढ़ा है ना आपने? जी सर। तो 12वीं क्लास की ये बात आपको याद नहीं रही? सर मैं अभी ध्यान नहीं कर पा रही। अच्छा चलो कोई नहीं। फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं हम? सर फिजिक्स में हम तरंगों के बारे में पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, इस तरह की चीजें हम पढ़ते हैं। प्राथमिक रूप से इसका फिजिक्स का भौतिक शास्त्र का मतलब क्या है? सर भौतिक शास्त्र का मतलब है कि हमारे आसपास जो घटनाएं होती हैं वो किस प्रिंसिपल पे बेसिस हैं, उसका ये अध्ययन है भौतिकी। अच्छा अच्छा, तो चलो ये बताएं, ये अपने क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी क्या है? सर बिग बैंग थ्योरी के अनुसार पहले हमारा जो ब्रह्मांड है वो एक बिंदु पर केंद्रित था जिसका तापमान अनंत और घनत्व भी अनंत था। फिर लगभग 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व एक महाविस्फोट हुआ जिससे इस ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और धीरे धीरे इसके कण और ग्रह के रूप में विकसित हुए। 13.7 बिलियन ज्यादा है? सर 13.7 बिलियन वर्ष ही है। आर यू श्योर? एग्जैक्टली? यस सर। चलो अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सन? सर डायमीटर ऑफ सन को लेकर तो मैं एग्जैक्ट श्योर नहीं हूँ। और डायमीटर ऑफ मून? सर मून का डायमीटर 3474 के किलोमीटर के करीब है। यू आर श्योर? सर क्वाइट श्योर। अच्छा, ये अपना सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? सर सबसे बड़ा प्लेनेट सौर मंडल पर बृहस्पति है। और ये अपना जो क्या कहते हैं सप्तऋषि मंडल और गैलेक्सी में क्या अंतर है? सर गैलेक्सी तो असंख्य तारों का एक समूह होता है जिसमें ब्रह्मांड के एक असंख्य तारों का समूह होता है, जैसे हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है इस तरह से। और सर सप्तऋषि मंडल ये एक 7 तारों का समूह है जो कि आकाश में सबसे चमकदार तारों के रूप में हम इनको देखते हैं। अच्छा, तो ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड का जो अध्ययन करते हैं हम, उसको क्या कहते हैं? सर इसको हम हाँ, यस यस यस, यू आर राइट। सही उत्तर दे रही हैं आप, बोलते क्यों नहीं है? सर मैं लास्ट कॉस्मोलॉजी है सर। कॉस्मोलॉजी कहते हैं ना। चलो ये yes, तो हो गई आपके साइंस की बात। अब कुछ अपने देश की बात करें। भारतीय संस्कृति विश्व में महान, विश्व की गुरु संस्कृति रही है, ऐसा हमको बचपन से पढ़ाया जाता है, स्कूलों में भी, कार्यक्रमों में भी बताया जाता है। तो एक दो विशेषताएं बता दीजिए जो विश्व में नहीं है, केवल भारत में है। सर सबसे पहले तो हमारी जो सभ्यता और संस्कृति रही है वो अत्यंत प्राचीन है। हमारा जो सनातन धर्म है वो विश्व का प्राचीनतम समझा जाता है, तो हमारी संस्कृति सबसे प्राचीन है। इसके अलावा सर हमारी जो धरती रही है वो उसपे विभिन्न धर्मों का समावेश है और हम एक लंबे समय से सद्भाव की भावना आपस में रखते आए हैं, जो भी विश्व के किसी और देश में देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा सर विभिन्नता में एकता क्या है? विभिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी।
यस सर। सर इसको हम बहुत से क्षेत्रों में देख सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ विभिन्न संस्कृतियां हैं। यदि हम उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक देखें तो हमारे कई संस्कृतियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा सर विभिन्न भाषाएं, पहनाव, विभिन्न धर्मों का अस्तित्व हमारे देश पर है। इसके अलावा सर भौगोलिक अगर विविधता की बात करें, वो भी काफी है। एक तरफ समुद्र है, एक तरफ पहाड़ है, तो कहीं रेगिस्तान है। तो सर ये एक जो संगम है हमारे विभिन्न तो चीजों हमारी का, इसको विविधता है। भौगोलिक जो हमारी भौगोलिक व्यवस्था है उसको कितने भागों में बांटी जाती है? सर ये मैं अभी 5 भागों में देख पा रही हूँ। जैसे कि हिमालयन, जो हमारे पहाड़ पर्वतीय क्षेत्र हैं, जिसमें हिमालयन और उत्तर पूर्व के क्षेत्र आते हैं। इसके अलावा तटीय क्षेत्र हैं, जैसे तटीय क्षेत्र हैं, जैसे पश्चिमी तट और पूर्वी तट। इसके अलावा मरुस्थलीय क्षेत्र आता है, जिसमें राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्से आते हैं मुख्य रूप से। इसके अलावा सर मध्यवर्ती जो भारत है, वो हमारा पठारी क्षेत्र है। चलो इस ठीक है। तरह। अच्छा, दो तीन ऐसे लोगों के नाम बताओ जो आयुर्वेद चिकित्सा में के महारथी रहे हैं, पंडित रहे हैं प्राचीन भारत के। सर प्राचीन भारत में चरक रहे थे और सुश्रुत भी हमारे आयुर्वेद में रहे थे। और इसके अलावा सर मैं तीसरा नाम तो याद नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा चलो, एक ऐसे आयुर्वेद शास्त्री का नाम बताइए जिनके नाम से हम ये धनतेरस मनाते हैं। सर आयुर्वेद के ज्ञाता धन्वंतरी रहे थे, उनके नाम पर हमने धनतेरस का त्योहार ये नाम मनाया। यस आप सर। भूल गई थे ना, मैंने आपको याद दिला दिया। जी सर, थैंक यू चलिए सर। मेघा जी, मुझे आप ये बताएं कि आप आरएस बनने जा रही हैं। बन गई समझो, यूं मानो बन गई ना। और रात को जिस क्षेत्र में, जिस उपखंड में आपको अधिकारी बनाया गया है, रात को 2 बजे फोन आता है कि किसी महिला का मर्डर हो गया और लाश जो है सड़क के बीच में पड़ी हुई है। आपके पास सूचना आई, आप पहला कदम क्या उठाएंगी? सर जैसे अगर मेरे पास सूचना आती है कि ऐसी घटना हुई है, तो मैं सबसे पहले, मेरी ये कोशिश रहेगी कि उस घटना स्थल से कोई भी टेम्परिंग ना हो। तो मैं जो फॉरेंसिक सबूत है उनको उसको यथास्थिति आप रखने की वहां है नहीं, आप वहां थोड़ी हैं। जी सर, तो मैं वहां पर टीम को, फॉरेंसिक टीम को जल्द से जल्द भेजने का प्रयास करूंगी। अच्छा गुड। चलो मुझे ये बताओ आप कि भारत में मुसलमान आए, ठीक है, कहते हैं कि राजपूतों की हार इसलिए हुई और मुसलमान इसलिए आए कि राजपूतों में दम नहीं था, वीरता नहीं थी। सर वीरता तो नहीं कह सकते, क्योंकि हमने हमारा इतिहास जैसे पढ़ा है तो हमारे यहाँ पर बहुत ही वीर सेनानी हुए हैं। और तो फिर राजपूत कैसे आ गए ये मुसलमान भारत में कैसे आ गए, और इनको कितने वर्ष लगे भारत की सीमा में प्रवेश करने में? सर एग्जैक्ट वर्ष का अगर हम देखें तो जब मोहम्मद गौरी आए थे हमारे यहाँ सबसे पहले, लगभग 1092 ईस्वी की ये बात है, तो भारत में आधिपत्य इनको स्थापित करने में 1526 तक का समय लग गया था, जब बाबर ने यहाँ पर आधिकारिक रूप से अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो ये कुछ वर्ष रहे हैं जब इन्होंने स्थापित किया। इसके अलावा सर इसके ये कारण नहीं माना जा सकता अच्छा, कि मेरा वीरता। आखिरी सवाल, आपको जनगण मन आता है? यस राष्ट्रगान सर। गा सकते यस हैं? सर। गाइए यस सर। गाइए। सर सर मैं पूरी दिख नहीं पाऊंगी, मुझे खड़े होना पड़ेगा। ओके, थैंक यू मेघा जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी अतुल सर। राजेश सर। राजेश सर सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन पा रहा हूँ। अतुल सर आगे। जी अतुल सर। जी नमस्ते सर। मेघा जी। जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। चलिए, आपने बीटेक किया है लेकिन उसके बाद आरएएस बनना चाहते हैं आप, ऐसा क्यों, क्या कारण है इसके पीछे? सर बीटेक के बाद आरएएस के लिए सोचने का मेरा मुख्य कारण है, यदि मैं बीटेक में अपना भविष्य आगे बनाती तो मैं शायद जीवन भर एक कंपनी के लिए काम करती। तो सर मुझे लगता है कि मैं आरएएस में आने के बाद अपने समाज को ज्यादा पे बैक कर पाऊंगी, डायरेक्ट उनसे जुड़ पाऊंगी, तो ये मेरे लिए ज्यादा संतोषजनक होगा।
तो ये अगर बीटेक के पहले सोच लेते तो आपका भी समय और पैसा बचता, सरकार का भी बचता। सर पहले सर जब तक हम 12th में रहते हैं मुझे लगता है कि एक बच्चे के लिए अपने फ्यूचर के बारे में पूरी तरह से डिसीजन लेना उस समय ज़्यादा संभव नहीं हो पाता, तो मैंने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किया। दूसरा सर इस बीटेक मुझे नहीं लगता ये समय और पैसे की बर्बादी है। मेरा ये जो ज्ञान है इसका मैं आजीवन उपयोग कर पाऊंगी। मुझे लगता है प्रशासन में आने के बाद भी मैं इसका उपयोग कर पाऊंगी। जी, क्या उपयोग करेंगे वही मैं जानना चाह रहा हूँ। सर जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि पूरा गवर्नेंस ई गवर्नेंस की तरफ हम शिफ्ट हो रहे हैं, ऐप बेस्ड गवर्नेंस बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी से ज़्यादा फ्रेंडली हो और उसका अच्छी तरह उपयोग कर पाए। तो मैं सर डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाऊंगी, डिजिटल डिवाइड को कम कर पाऊंगी। उसके अलावा मैं टेक्निकल इनोवेशंस में भी हेल्प कर पाऊंगी, जो कि मुझे लगता है कि आज की ज़रूरत भी है। ओके, वेरी गुड। ये डिजिटल डिवाइड क्या होता है? सर डिजिटल डिवाइड इंटरनेट तक पहुंच रखने वाले और ना रखने वाले लोगों के बीच जो खाई मौजूद है उसको कहते हैं। अच्छा, कंफर्म है, श्योर हैं आप? जी सर। अच्छा अच्छा। और जो आपस के संबंध खराब हो रहे हैं उसको क्या कहते हैं इंटरनेट की वजह से? सर एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ अभी इसके लिए। जहां तक मैं जानता हूं कि डिजिटल डिवाइड का तो मतलब ये है कि डिजिटल होने की वजह से जो लोग आपस में एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, घर परिवार के लोग आपस में बात नहीं करते हैं, केवल पूरे टाइम नेट और सोशल मीडिया दुनिया जहां से जुड़े हैं, लेकिन अपने पड़ोसी का नाम भी नहीं जानते। मैं तो जानता हूँ ये होता है डिजिटल डिवाइड। सर ये डिजिटल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण ये इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर डिजिटल डिवाइड टर्म की बात करें तो मेरी जानकारी के अनुसार ये है कि जो लोग इंटरनेट तक पहुंच रख पा रहे हैं और नहीं रख पा रहे हैं, जैसे गांव और शहरों में अंतर मौजूद है, ये उसको कहते हैं। ओके, कैसे दूर करेंगे आप इस प्रॉब्लम को? सर मुझे लगता है कि इसकी जो कारण है उसका मुख्य कारण ये है कि गांवों में इंटरनेट की पहुंच पूरी तरह नहीं है। सबसे पहले मोबाइल टावर का देखें, हम ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का देखें तो वो पूरी तरह नहीं है। इसके अलावा जहां इनकी सुविधा है वहां भी लोग डिजिटल साक्षर नहीं है। तो सर मैं लोगों को डिजिटली साक्षर करने में अपना योगदान दे सकती हूँ, जैसे कि अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकती हूँ, विभिन्न चैनल्स के माध्यम से उनको इसके बारे में अवगत करा सकती हूँ। अगर वो कभी भी ऑफिस में आए, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, तो मेरा निर्देश रहेगा सबको कि उनको आप अवगत कराएं कि आप घर बैठे भी इन चीजों की जानकारी ले सकते हैं, इनको अवेयर कर सकते हैं। तो इस रूप में मैं इसको कम करूंगी। ओके, एक डिजिटल इंडिया मिशन चल रहा है हमारे देश में, वो उसके बारे में बताएंगे कुछ, क्या है? जी सर डिजिटल इंडिया मिशन का उद्देश्य रहा है कि हर गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचे और उसके अलावा लोग डिजिटली साक्षर बने और साथ ही गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं, जितनी योजनाएं हैं, उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जा सके। तो सर ये तीन इसके मुख्य उद्देश्य है डिजिटल इंडिया मिशन के तहत। ओके, वेरी गुड। तो आपकी कौन सी क्वालिटीज हैं कि आपको आरएस बना दिया जाए? सर मुझे लगता है कि सरकार को प्रशासन में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो कि सत्यनिष्ठ हो, ईमानदार हो, हार्ड वर्किंग हो, उनमें एम्पैथी का भाव हो और अपना कार्य समर्पण से करें। सर मुझे लगता है ये गुण मेरे आदर्श हैं और मैं कोई भी काम करती हूँ तो मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं इस कसौटी पर अपने आप को खरा रख सकूं। तो सर मुझे लगता है कि अगर मुझे अवसर दिया जाता है तो मैं सरकार को निराश नहीं करूंगी। वेरी गुड। लेकिन अभी तो कोई काम आपने किया नहीं है, तो कैसे पता लगा कि आप में समर्पण भी है काम के प्रति, आप ईमानदार हैं, सत्यनिष्ठ? कैसे पता लग गया ये? सर मुझे अवश्य ही कोई अभी बड़ा काम नहीं मिला है, लेकिन अपनी दिनचर्या से संबंधित काम और अपने रिश्ते, अपने पारिवारिक काम जो होते हैं, अपनी पढ़ाई को भी ले सकते हैं। तो मैंने जो भी किया है वो सब समझकर ही किया है और मैं सही या गलत को इन्हीं मापदंडों के आधार पर फैसला लेती हूँ कि कौन सा काम सही है, गलत है। तो मुझे लगता है कि सर मेरे अंदर ये क्वालिटीज कुछ मात्रा में है और मैं इनको पूरा हमेशा इन पर खरी उतरने की कोशिश करूंगी। वेरी गुड। दो शब्दों का यूज किया आपने, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा। क्या अंतर होता है इन दोनों में? फिर सत्यनिष्ठा की हम बात करें तो सत्यनिष्ठा का मतलब है अपने प्रशासनिक मूल्यों से पूरी तरह जुड़े रहना और अपनी कथनी और करनी में अंतर न रखना और हमेशा अपने मूल्यों को ध्यान में रखकर कार्य करना। और सर ईमानदारी
एक सत्यनिष्ठा, हम ईमानदारी को देखें, ये सत्यनिष्ठा का ही एक भाग है कि हम अपने काम के प्रति ईमानदार रहें। लेकिन ईमानदारी में हम ये चीजें भी आती हैं, अगर आपने कुछ गलत करके उसको स्वीकार कर लिया है तो आप ईमानदार तो कहलाएंगे लेकिन सत्यनिष्ठ नहीं कहलाएंगे। तो सर ये मैं अभी समझ पा रही हूँ। अच्छा, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। इंटरनेट आपकी तरफ से गड़बड़ है या मेरी तरफ से है? सर मेरी सर तरफ से मुझे ठीक। आपका वाला देखें सर। जी मेघा जी। अच्छा, मेरा दिक्कत कर रहा है क्या इंटरनेट? जी सर सर, अभी अब तो सही आ आवाज रहा आ है। रही है। अच्छा, सही आ रहा है। जी हाँ, बताएं बताएं मेघा जी। सर मैं वापस से बताना चाहूंगी कि जी हाँ, सत्यनिष्ठा बिल्कुल। का मतलब है कि हम प्रशासनिक मूल्यों से जुड़े रहें और किसी भी कीमत पर उसमें समझौता ना करें, अपनी कथनी और करनी में अंतर ना रखें और हमेशा जो हमसे अपेक्षित है वही काम करें। और ईमानदारी भी सत्यनिष्ठा का ही एक भाग है कि हम कोई भी काम करें उसको ईमानदारी से करें। लेकिन सर ईमानदारी सत्यनिष्ठा से इस रूप में अलग है कि यदि हम कोई गलत काम कर कर उसको स्वीकारते हैं तो इस केस में हम ईमानदार तो कहलाएंगे लेकिन सत्यनिष्ठ नहीं कहलाएंगे, क्योंकि हम गलत राह पर चले गए थे। ओके, चलिए ठीक है। न्यूज़पेपर तो पढ़ते होंगे आप? जी सर। आज के न्यूज़पेपर की क्या हेडलाइंस हैं? सर आज एक तो जो बिहार में चुनाव हुए हैं उनके नतीजों को लेकर, और इसके अलावा जो एससीओ की समिट हुई थी कल उसको लेकर हेडलाइन है। इसके अलावा नगर निकाय के चुनाव हुए हैं उनको लेकर ये सर कुछ खबरें हैं। एक स्टडी पढ़ रहा था मैं न्यूज़पेपर में, शायद आपको जानकारी हो, पूछता हूं मैं। एक स्टडी हुई है जो सरकार ने स्वच्छ ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना चलाई है। एक स्टडी में पता लगा है कि बहुत सारी महिलाएं इसलिए सिलेंडर नहीं ले रही हैं कि उन्हें लगता है कि लकड़ी जला के खाना बनाना भाग्य के लिए ज्यादा अच्छा होता है। ऐसी कुछ है जानकारियां आपको कि ऐसा क्या सोच है लोगों की इसके पीछे? जी सर, मैंने इस बारे में पढ़ा था। सर ये हम कह सकते हैं कि जागरूकता इसके पीछे एक कारण है कि लोग सोचते हैं कि अगर वो लकड़ी जलाकर खाना बनाते हैं तो ये उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और इसको लेकर कई गलत अवधारणाएं भी हैं, जैसे ये ज्यादा लाभदायक होता है स्वास्थ्य के लिए। लेकिन सर इसमें वो भूल जाते हैं कि ईंधन जलाने से उनके खुद के स्वास्थ्य और जो पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है वो उसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि सर ये अवेयरनेस की कमी मैं इसको कहूंगी। अच्छा, कोई आर्थिक कारण भी होता है इसके पीछे क्या? जी सर, बिल्कुल आर्थिक कारण भी होता है। जैसे उनको सिलेंडर खरीदने में ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं और लकड़ियां वो जंगल से खुद ही काट कर ला सकते हैं, आसपास से जुटा सकते हैं। तो ये आर्थिक कारण है जिसको लेकर भी अभी इस पूरी तरह से सफलता की ओर नहीं जा पाए हैं। अच्छा अच्छा। और एक सरकार ने स्कीम चलाई थी स्वच्छ भारत मिशन, उसके तहत जो टॉयलेट्स बनाए गए, वहां भी इसी तरह की कुछ समस्याएं, लोगों की कुछ सोच आड़े आई, वो थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में? जी सर। सर इसको लेकर भी यही सोच रही है कि घर में शौचालय नहीं होना चाहिए, इससे घर अपवित्र होता है। जिस घर में रसोई होती है उसी घर में शौचालय रहेंगे तो ये हमारी संस्कृति के खिलाफ होगा। तो सर ये कुछ चीजें हैं जो लोग पिछड़ेपन का एक कारण मैं इसको मान सकती हूँ। और सर लोगों में जागरूकता नहीं है कि आप अगर शौचालय नहीं बनवाते हैं और आप जंगलों में जाते हैं तो इसके कई नकारात्मक प्रभाव हैं स्वास्थ्य को लेकर, सुरक्षा को लेकर जो है उनको लोग कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है, केवल डिजिटल साक्षरता के लिए काम करेंगे, इन समस्याओं के समाधान के लिए भी कुछ आइडिया है दिमाग में? सर डिजिटल साक्षरता के लिए काम करना मेरे सभी कामों में से एक होगा, लेकिन मैं सभी प्रयासों से अपने आसपास जो भी समस्याएं होंगी उनको दूर करने का प्रयास करूंगी। ओके, वेरी गुड। राजेश सर। थैंक यू सर। जी जी मेघा जी। नमस्ते सर। हाँ, सुन पा रहे हैं आप? जी सर, सुन पा रही हूँ। जी। आपने हॉबी और इंटरेस्ट में पेंटिंग लिखा है। जी हॉबी सर। है या इंटरेस्ट है? सर मैं इसको हॉबी कहूंगी क्योंकि मैं खाली टाइम में इसको परस्यू करती हूँ। अच्छा, ड्राइंग और पेंटिंग में क्या अंतर होता है?
सर ड्राइंग बेसिकली हम पेंसिल से उसको ड्रॉ करते हैं, जिसमें रेखाओं के माध्यम से हम किसी भी आकृति को बनाते हैं। लेकिन पेंटिंग में हम इसमें हमारा लकीरों पर और रेखाओं पर फोकस ना रहकर हम इसको विभिन्न तरह का रंगों से पेंटिंग ब्रश से बनाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपस में डिफरेंट है। बिल्कुल। मोनालिसा के बारे में जानती हैं कुछ? जी सर। बताइए। सर ये एक पुनर्जागरण काल की एक चित्र है, ये जो कि लियोनार्डो दा विंची जो उस समय के चित्रकार रहे थे इटली में, उन्होंने बनाया था। तो सर इसकी मुख्य विशेषता यही थी कि वो ऐसे दौर में बनाई गई थी जब मानववाद पर इतना फोकस नहीं किया जाता था, तो मानवीय भावनाओं को और मानव चित्रों को उकेरना वो इस समय में रोकना शुरू हुआ चाहूंगा था। आपको मैंने मोनालिसा के बारे में पूछा था, मोनालिसा के जो चित्र है उसके बारे में नहीं पूछा था। मोनालिसा के बारे में कुछ बताइए। सर मोनालिसा के बारे में तो मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, ये बता दीजिए अभी उनकी पेंटिंग है वो मूल है या उसकी कॉपी है? सर मैं इसको लेकर भी श्योर नहीं हूँ। तो ये भी नहीं पता होगा अभी पेंटिंग कहाँ पर रखी हुई है उनकी? सर एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन वहाँ संग्रहालय में ही रखी होगी। जी। अच्छा, अभी एक हाइपर लूप तकनीक अभी चर्चा में रही है, क्या होता है हाइपर लूप? सर मैंने इसको पढ़ा था, लेकिन मैं एग्जैक्ट क्या है अभी रिकलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, फिजिक्स रहा है आपके पास? जी फिजिक्स। सर। अच्छा, फिजिक्स का प्रशासन में क्या योगदान हो सकता है? सर फिजिक्स को देखें तो एक इसका योगदान अगर हम प्रशासन में देखें तो हमारे अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने का, और ये कुछ इसके योगदान हो सकते हैं। जैसे कि हम साइंस हमें सिखाती है कि हर प्रॉब्लम का एक रूट कॉज होता है और हमें उस पर फोकस करके प्रॉब्लम को दूर करना चाहिए। तो और तार्किकता हमें सिखाती है साइंस फिजिक्स। तो सर ये कुछ चीजें हैं जिसका हम प्रशासन में उपयोग कर सकते हैं दृष्टिकोण वाइज। अभी प्रदूषण की समस्या बहुत हो रही है, तो आप जी ये सर। बताइए विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ एग्जैक्ट शहर। चलिए, आप ये बताइए स्मॉग और फॉग, इन दोनों में क्या अंतर होता है? सर फॉग हम कोहरे को बोलते हैं, जो कि सर्दियों के समय में हम देखते हैं वातावरण में एक जो विजिबिलिटी कम हो जाती है। और सर स्मॉग की अगर हम बात करें तो उसमें स्मोक प्लस फॉग से बना है ये, जिसमें धुआं शामिल होता है जो कि कारखानों से या फिर वाहनों से विभिन्न कारणों से निकलता है, तो उसमें वो मिश्रित होकर स्मॉग कहलाता है। प्रदूषण को रोकने में तकनीक किस प्रकार सहायक होती है? सर हम प्रदूषण को रोकने में तकनीक की बात करें तो हम जहाँ पर भी प्रदूषण की ज्यादा संभावनाएं हैं वहाँ सेंसर्स लगा सकते हैं तकनीक के माध्यम से। और नियर बाय स्टेशंस पर हम उनका क्या मान चल रहा है इस टाइम उसको सेंसर कर सकते हैं, उसको हम एग्जैक्ट टाइम पर देख सकते हैं और हम नहीं, उसको लेकर पर्टिकुलर स्टेप्स भी टाइम पर उठा सकते हैं। सेंसर करने से क्या होगा? तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ सेंसर करना ही थोड़ी होता है, रोक कैसे अ, सकते हैं? जी सर, इसके और भी जैसे हम अभी एयर प्योरीफायर की बात करते हैं तो वो हम तकनीक के थ्रू बनाते हैं। इसके अलावा सर विभिन्न जगहों को आपस में कोऑर्डिनेट करने और उस हिसाब से प्रदूषण को नियंत्रण में रखने की भी हम योजना निर्माण करें तो उसमें ये सहायक हो सकता है। स्मॉग टावर अभी चर्चा में रहा था, स्मॉग टावर क्या होता है? सर मैं इसको अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। चलिए, आप ये बताइए भारत और चीन लगभग एक ही समय आजाद हुए थे, लेकिन चीन तकनीक के मामले में भारत से बहुत आगे है, क्या जी कारण सर। मानती हैं आप इसमें? सर मैं इसका कारण सबसे पहले तो एक आर्थिक कारण देखना चाहूंगी कि चीन भले ही हमारे साथ आजाद हुआ था, लेकिन चीन ने शुरुआती दौर में घरेलू उद्योगों पर इंडस्ट्रियलाइजेशन पर काफी जोर दिया था। तो उसकी आर्थिक स्थिति काफी कम समय में हमसे काफी अच्छी हो गई। तो ये कुछ शुरुआती कारण रहे जिससे चीन अपनी तकनीक के क्षेत्र में ज्यादा निवेश कर पाया और अनुसंधान पर ज्यादा जोर दे पाया। तो इसके परिणाम उसके लिए काफी उत्साहवर्धक रहे। चलिए,
नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना आपने? जी सर। अच्छा, उनका एक कथन है चीन के बारे में प्रसिद्ध, याद है आपको? सर अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा, दैत्य दैत्य ऐसा कुछ शब्द यूज लिया उन्होंने चीन के लिए। सर मैंने उस कथन के बारे में मैं अवेयर नहीं हूँ। चलिए, ठीक है, बताइए यूएन वॉच क्या है? सर यूएन वॉच एक संस्था है यूनाइटेड नेशंस से जो कि संबंधित है। इसका मुख्य काम है कि शांति व्यवस्था को बनाए रखने में एक तरह से हम देख सकते हैं, और ये विभिन्न देशों पर निगरानी रखता है कि वो उनके किस तरह के प्रयास है शांति व्यवस्था को लेकर। तो ये इस प्रकार की एक संस्था है। अच्छा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये कहाँ पर है? सर ये गुजरात में केवड़िया नामक स्थान पर है। अच्छा, क्या हाइट है इस मूर्ति की? सर इस मूर्ति की हाइट 182 मीटर है, जो कि विश्व रिकॉर्ड है। अच्छा, कमला हैरिस अभी उपराष्ट्रपति बनी है यूएसए की। जी सर। जी इनका सर। भारत से क्या संबंध है? सर ये भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति है। इनकी माँ तमिल जी हाँ, जी सर, तमिल। इनकी माँ तमिलनाडु के एक गांव की निवासी रही थी, लेकिन 19 साल की उम्र में उन्होंने भारत छोड़ दिया था। वेरी गुड। अंतिम प्रश्न मेरा, ये बताइए, प्रियंका राधाकृष्णन, जी ये सर। भी चर्चा में रही है अभी, कौन जी है ये? सर। सर ये न्यूजीलैंड की जेसिंडा सरकार में अभी मंत्री बनाई गई हैं। कौन सा मंत्रालय दिया गया इनको? सर मंत्रालय मैं अभी भूल रही हूँ। अच्छा, भारत के किस राज्य से संबंध है इनका? अ, सर दक्षिण भारत से संबंध है, लेकिन एग्जैक्ट राज्य अभी मुझे याद नहीं आ पा रहा है। चलिए, वेरी गुड। जी ललित सर। जी मेघा जी, नमस्ते सर। नमस्कार। मेघा जी ये बताएं कि एक लाइन, एक कोटेशन हम पढ़ते हैं कई बार इसमें एथिक्स में कि एक तत्व है जिसे प्रबंधन का कार्मिक फलन कहते हैं। प्रबंधन का कार्मिक फलन बता पाए? ठीक है। अच्छा बताएं कि स्टाफिंग क्या होता है? सर स्टाफिंग का मतलब है रिक्त पदों पर, संगठन के रिक्त पदों पर नियुक्ति करना स्टाफिंग है। अच्छा, संगठन क्या होता है? सर संगठन एक ऐसा निकाय है जो किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मानव और भौतिक संसाधनों का अगर हम समन्वय करते हैं या फिर उनका आपस में सामंजस्य बिठाते हैं, तो वो संगठन कहलाता है। कितने प्रकार के होते हैं संगठन? सर संगठन हाँ, औपचारिक और अनौपचारिक अभी मैं 2 प्रकार देख पा रही हूँ। ठीक है, इनके अंतर बता दीजिए, 3 अंतर बता दीजिए। सर औपचारिक संगठन किसी भी विशेष या तो कानून या नियम विनियम के तहत बनाया जाता है, जबकि अनौपचारिक संगठन विभिन्न मनुष्यों के बीच में स्वतः ही बन जाता है। इसके अलावा औपचारिक संगठन में अनुशासन और अनेक संगठन के नियमों का पालन करना होता है, लेकिन औपचारिक संगठन किसी भी विशेष नियम से नहीं जुड़े होते हैं। और इसके अलावा नियम वाला पॉइंट आपने दोहरा दिया उसका। जी सर। सर और औपचारिक संगठन की हम बात करें तो इसमें एक विशिष्ट पदानुक्रम होता है, इसकी एक विशिष्ट हिरार्की होती है, लेकिन औपचारिक संगठन में ऐसी कोई हिरार्की नहीं होती है। राइट। अच्छा, आपने भी जब अतुल सर का एक आंसर दे रहे थे आप, तो आपने एक वर्ड यूज किया, प्रशासनिक मूल्य। क्या होता है प्रशासनिक मूल्य? सर सर प्रशासनिक मूल्य वे सभी मूल्य हैं जो एक प्रशासक को जिनका पालन करना चाहिए, जैसे कि निष्पक्षता, तटस्थता। एक मिनट मेगा जी, है ना, एक मिनट। जी सर।
हाँ बताइए मेघा जी, आप बता रहे थे प्रशासनिक मूल्य। जी सर, प्रशासनिक मूल्य वे मूल्य हैं जिनसे एक प्रशासक को सदैव जुड़ा रहना चाहिए, जैसे कि निष्पक्षता, तटस्थता और कार्य के प्रति समर्पण, कमजोर वर्गों के प्रति विशेष झुकाव, इस तरह के कुछ मूल्य को हम प्रशासनिक मूल्य कह सकते हैं। आप अलवर से हो, जी सर। ये बताइए कि अलवर कितने जिलों को स्पर्श करता है? सर अलवर राजस्थान के 3 जिलों को स्पर्श करता है, भरतपुर, दौसा और जयपुर। क्या सीकर को स्पर्श नहीं करता है? सर आप मैं इसको एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रही हूँ सीकर का। ठीक है, आप इसको एक बार चेक करें। ये जी सर। स्थापना कब हुई है? सर अलवर की स्थापना का वर्ष 1775 में कछवाहा वंश के नरूका शाखा के राजा प्रताप सिंह के द्वारा स्थापित माना जाता है। और अलवर को एनसीआर में कब शामिल किया गया? सर एनसीआर के गठन के समय से ही अलवर के कुछ भाग अलवर एनसीआर में शामिल थे 1985 से ही, लेकिन संपूर्ण जिले को 2004 में सम्मिलित किया गया। राइट। अच्छा, मूसी महारानी की छतरी है आपके वहाँ एक, जी सर। बता दीजिए। सर मूसी महारानी की छतरी का निर्माण राजा विनय सिंह ने महाराजा बख्तावर सिंह और उनकी पासवान मूसी महारानी की याद में करवाया था, और ये 2 मंजिला इमारत है जो कि लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी हुई है। एक आपके वहाँ दुर्ग है, भानगढ़ दुर्ग, जी सर। इतना चर्चा में क्यों रहता है? सर भानगढ़ दुर्ग एशिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस उसको होने का दर्जा प्राप्त है। वहाँ पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने भी बताया है कि यहाँ पर कुछ नेगेटिव एनर्जी है, तो उसी को लेकर उसको भूतिया किले का संज्ञा दी जाती है, तो उसी को लेकर किसने बनवाया ये? सर ये आमेर के राजा भगवंत दास ने बनवाया था। अच्छा, ये बताएं कि जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसमें कौन कौन से राजस्थान के जिले शामिल हैं? सर इसमें राजस्थान के 2 जिले शामिल हैं, अलवर और भरतपुर। इनका कौन सा प्रमुख क्षेत्र है जो इसमें शामिल है एनसीआर में? सर एनसीआर में दोनों जिलों के संपूर्ण क्षेत्रों को शामिल कर लिया गया है। ओके। ये ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग का नाम सुना है आपने? ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग। सॉरी मैंने नहीं सुना। ठीक है। अच्छा, ये सेंट गोबेन ग्लास कंपनी है एक वहाँ पे? जी सर। कहाँ है ये? सर ये भिवाड़ी में है। कहाँ की कंपनी है ये? सर मैं श्योर नहीं हूँ इसको लेकर। ओके। ये एक अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा है, बता पाएंगे कहाँ है अलवर में? सर मैं इसके बारे में भी श्योर नहीं हूँ पूरी तरह। ओके जी, उपाध्याय सर। हाँ जी, भावन क्या नाम, मेघा गोयल जी। जी सर। मेघा जी सुन रही हैं? आपकी जी सर। फोटो नहीं आ रही है। हाँ, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। I Thank you, can sir. say more than 85%. Your performance is very good. Your flow of language is good. Your way of your answer reply is good. Your turnout is good. You have knowledge, but you are lagging behind in general knowledge. और कुछ चीजें ऐसी, जैसे सबसे बड़ा प्रदूषित शहर कौन सा है दुनिया का, वो आपने बताया नहीं। भानगढ़ का आंसर मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स द हॉन्टेड प्लेस भानगढ़। छोटे बच्चे, 4th क्लास के बच्चा मेरा नाती है, वो जानता है भानगढ़ के बारे में पूरा। तो योर आंसर वाज गुड। तो कुल मिलाकर आपको एक तो करंट अफेयर्स के बारे में अच्छी तैयारी करनी है, थोड़ा अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाना है, और तीसरी बात अपने भारत के राजस्थान के इतिहास के बारे में आपको जानकारी थोड़ी सी बढ़ानी है। अगर आप ये बढ़ा लेंगी तो यू विल डेफिनेटली बिकम आरएएस आफ्टर फ्यू मंथ्स। माय बेस्ट विशेस टू यू, गुड लक। थैंक यू सर। जी मेघा जी, बिल्कुल मैं सर से सहमत हूं, बल्कि मेरी तरफ से तो आप हैं आरएएस अधिकारी बन गई हैं। आप मेरी तरफ से आप सिलेक्टेड हैं, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। बस इसको मेंटेन कीजिए, और बाकी तो देखिए, और नॉलेज बढ़ाएंगी तो अच्छा ही, उसका नुकसान नहीं है। तो जैसा सर ने कहा कि थोड़ा सा आपने नॉलेज लेवल को और बढ़ाया, न्यूज़पेपर और अच्छे से पढ़ें, लेकिन ओवरऑल जी सर बिल्कुल।
वेरी गुड। थैंक यू सर। जी जी राजेश सर। जी मेघा जी, मोनालिसा के बारे में आपका उत्तर स्पष्ट नहीं था। आपने प्रश्न सुनने से या प्रश्न को समझा ही नहीं है आपने। ठीक है, डायरेक्ट उनकी पेंटिंग के बारे में बताया। जी सर, वो तो मुझे पेंटिंग मेरी हॉबी से रिलेटेड लगा तो मैंने उसके बारे में बता दिया। मैं इस पर सर ध्यान दूंगी। माइंड एक चीज होती है। हाइपर लूप अभी बहुत चर्चा में है। ठीक है, परीक्षण हुआ है। ठीक है, क्या फायदे हैं हाइपर लूप के, ये भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, प्रदूषण रोकने में तकनीक किस प्रकार उपयोगी होती है, हो सकती है। स्मोक टावर, जैसे आपको नहीं पता स्मोक टावर क्या है। बाकी कुछ प्रश्नों के उत्तर आपने कमला हैरिस का भारत से संबंध, यूएन वॉच, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, भारत चीन का जो तकनीकी अंतर है, ठीक है, वो बताया। एक नेपोलियन बोनापार्ट का उत्तर वो नहीं बता पाए आप, क्या कथन है उनका चीन के बारे में। ठीक है, तो ये ऐसी कुछ कमियां हैं, इनको दूर कीजिए। बाकी आत्मविश्वास बहुत अच्छा है आपका। ठीक है, नॉलेज भी है आपको, ऐसी बात नहीं। तो इनमें सुधार कीजिए जो भी कमियां है ना। बाकी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू जी सर। ललित, थैंक यू। जी मेघा जी, व्यक्तित्व पार्ट में आप बिल्कुल फिट हैं। बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, शब्द चयन और भाषा शैली बहुत अच्छी है आपकी, बेहतरीन है। बहुत ही धैर्य से उत्तर देती हैं। कहीं नजर नहीं आती है। अच्छे उत्तर हैं आपके। पर उत्तर का एक शैली अगर आप कुछ परिवर्तन कर पाए तो पॉइंट में उत्तर देने का प्रयास करें। आपका उत्तर थोड़ा बड़ा होता है और पैरे में होता है। तो आप प्रयास करें कि कोई भी उत्तर जब दें तो पॉइंट नंबर 1, 2, 3 या 4 डिफरेंस भी बताएं तो डिफरेंस नंबर 1, 2 इस तरह से, तो थोड़ा सा वो ज़्यादा आपका पॉजिटिव पार्ट बनेगा। और बाकी जो क्षेत्रीय ज्ञान आपको और बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे अभी हम अलवर तक ही सीमित है, नेक्स्ट टाइम तो पूरा राजस्थान ही पूछेंगे आपसे। जी सर। अलवर का पूरा ज्ञान आपको और अभी अर्जित करना है। इसको पूरा पढ़ें। एथिक्स को भी थोड़ा और पर्टिकुलर बनाइए। जैसे सत्य और ईमानदारी में जब अंतर की बात आई तो ऐसा लगा कि दोनों में कुछ बहुत स्पष्ट अंतर नहीं बता पाएंगे। इसी तरह से जो मेरा प्रश्न था वहाँ भी आप में दोहराव नजर आया है, उससे भी आप बचें। तो ये बहुत छोटी छोटी कुछ गलतियां हैं, इनको आप सुधार कर लेंगे तो बढ़िया है। बहुत अच्छा है। उपाध्याय सर और अतुल सर का आशीर्वाद मिल चुका है आपको। आई होप जी सर। वो फलित होगा बहुत जल्दी। बस आप इन चीजों का ध्यान रखें और नेक्स्ट मूव के लिए रेडी रहें अगली बार। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।